Hi guys, welcome back to my channel. I am Siddharth, and in today's lecture, we'll be starting for the chapters psychology and life. And हम लोग ये CUET के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, राइट? तो अब हमें MCQ मतलब इसमें हम सिर्फ MCQs करेंगे. So MCQ सीरीज आएगा इसका भी. After we've completed the chapter, we'll do the MCQ questions and हम थोड़े points जो हैं इसमें हम लोग मार्क कर देंगे. मैं आपको बता दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. So let's start with the chapter psychology and life. First we have to study about human environment relationship, कि ह्यूमन जो है environment का जो है इनका रिलेशनशिप कैसा है, राइट? The relationship between human behavior and environment plays a special role in our lives. जो relationship है between the human behavior and environment, it plays a special role. मतलब एक special role है in हमारी lives में. So environmental problems such as noise, air, water and soil and unsatisfactory ways of life have damaging effects on physical health. These forms of pollution along with many other hidden factors in the environment influence psychological health and functioning as well. तो जो क्या बोल रहे हैं, जो रिलेशनशिप है ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन का टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, इट प्लेज अ स्पेशल रोल्स. एंड जो फिजिकल मतलब हमारे जो फिजिकल हेल्थ है वो मतलब किससे अफेक्ट हो रहा है, डैमेजिव इफेक्ट्स हो रहे हैं. वाई? क्योंकि हम लोग ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स पढ़ाते हैं, जैसे नॉइज, एयर हो गया, वाटर, सॉइल पोल्यूशन या अनसेटिस्फैक्ट्री वेज ऑफ डैमेजिंग डिस्पोजेबल. दे हैव डैमेजिंग इफेक्ट्स, की बहुत ज़्यादा वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं हमारे फिजिकल हेल्थ में. These forms of pollution, along with many other hidden factors in the environment, influence psychological functioning, psychological health. हमारे psychological health को भी influence करता है, as well as हमारा functioning भी damage हो जाता है. Damage नहीं मतलब हाँ वो damage हो जाता है. Actually damage ही बोल सकते हैं. I'm forgetting the word, but I would say damage हो सकता है. So, a branch of psychology called environmental psychology deals with various psychological issues pertaining to human environment interaction in a very broad sense, sense of term. Very important point. इसको आप अपने आप इसको लिख भी लीजिए एंड आपके बुक में जो है प्लीज इसको लिख लीजिए गाइस, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आप अपने नोटबुक में लिख दीजिए जब आप सीयूईटी के लिए भी पढ़ेंगे. तो गाइस इसको आप मतलब लिख लीजिए नोटबुक में, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ सकते हैं आपको. सो यहाँ क्या बोले, अब ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जिस बोलते हैं एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, उन सारे वेरियस साइकोलॉजिकल इश्यूज के बारे में बात करते हैं जो हमारे ब्रॉड सेंस में हम टर्म करें, जो ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप हमने इंटरेक्शन करते हैं. तो ये जो सारे इश्यूज बनते हैं, हम जो ह्यूमंस इश्यूज बनाते हैं एनवायरमेंट में, तो इस सारे एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में ब्रांच में दिया गया जाता है. सो एनवायरमेंट रेफर्स टू all that is around, literally everything that's around us, including this physical, social work and cultural environment. तो यहाँ बोल रहे हैं environment क्या होता है. एक एक इसको बोलते हैं कि जो हमारे जो हमारा सराउंडिंग्स है ना, जो कुछ भी हो सकता है, कल्चरल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, वो हमारा मतलब ये सारे हमारे एनवायरनमेंट. जैसे मेरे पास जो है मेरा कमरा जो है वो भी एक एनवायरनमेंट ही है. मैं उसके आसपास हूँ ना, अराउंड द ऑल द सराउंडिंग्स. It includes all the forces outside human beings to which they respond in some way. तो ये सारे forces के बारे में, मतलब जो ह्यूमन बींग से बाहर है, जो रिस्पॉन्ड इन सम वे, वो रिस्पॉन्ड भी हो सकते करते हैं. अब इकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये भी एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाएगा. So it is a study of relationships between living beings and their environment. कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप, मतलब ये स्टडी करता है रिलेशनशिप को, जो हम लिविंग बींग्स और रिलेशनशिप और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशनशिप है, राइट? इन साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड पीपल एज द एनवायरनमेंट बिकम्स मीनिंगफुल विद रेफरेंस टू द ह्यूमन बींग्स हु विल लिव इन इट. तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, साइकोलॉजी में इंटरडिपेंडेंस का फोकस किया गया बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द पीपल एज द एनवायरनमेंट बिकम्स मीनिंगफुल विद रेफरेंस. There are two parts: natural environment, built environment.
important. It is a part of nature which remains in untouched by human hand. ये नेचर नाम से समझ आ रहा है कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो किस रेफरेंस से बात करें, नेचर जो कि ह्यूमन हैंड ने मतलब हमने ह्यूमन से टच नहीं किया, इट इज अनटच्ड. बिल्ट जो है ऑफ कोर्स मैन मेड है, इट इज अ पार्ट ऑफ नेचर विच हैज बीन क्रिएटेड बाय human beings within the natural environment. For example, cities हैं, houses हैं, offices, factories, bridges, shopping malls, railway tracks, roads, dams, and even artificially created parks and ponds, which show how human beings have made changes in the environment given by nature. बिल्ट इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हम मैन मेड लोगों ने बनाया है. मैन मेड जैसे सिटीज हो गए, और हाउसेस हो गए, ऑफिसेस हो गए, ब्रिजेस हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, रेलवे ट्रैक्स हो गए, रोड्स हो गए, डैम्स हो गए, एंड इवन आर्टिफिशियली क्रिएटेड पार्क, जो पार्क्स होते हैं, वाटर पार्क्स हो गए, अम्यूजमेंट पार्क हो गए, पॉन्ड्स हो गए, तालाब हो गए ना. तो ये ह्यूमन बींग्स जो चेंजेस लाते हैं, जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए, दिस इज built environment. The built environment usually involves the concept of environmental design. अब built environmental design जो हम changes लाते हैं, right? अब मैं I'll just write it here. In why environmental design? क्योंकि हम changes, we are making the changes, we are making these ponds, these roads, dams, है ना. तो that is why environmental design बोला गया है. The idea of design contains some psychological features such as the creativity of the human mind as expressed in the work of architects, town planners and civil engineers. The first यही बोला गया है कि क्रिएटिविटी ऑफ द ह्यूमन माइंड, की हम लोग नो ह्यूमन माइंड हमारा कितना क्रिएटिव है. जैसे आर्किटेक्चर्स या आर्किटेक्ट्स हो गए जो घर इंटीरियर डिजाइन करते हैं, घर का इंटीरियर प्लानिंग करते हैं, घर का बाहर देखते हैं. टाउन प्लानर्स जो टाउन बनाते हैं, सिविल इंजीनियर्स है ना, तो ये जो घर हमारे बिल्डिंग्स बनाते हैं या घर भी बना रहा है, जो इंटीरियर डेकोर मतलब जो इंटीरियर का काम करते हैं, वो लोग भी क्रिएटिविटी, क्रिएटिव माइंड, द सेंस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल ओवर द नेचुरल. तो हम जो ह्यूमंस है, we can control the natural environment as shown in the building of dams to regulate the natural flow of rivers. अब जैसे यहाँ ये भी बोला था सेंस ऑफ वाई. जैसे यहाँ बोल रहे हैं कि शोन बिल्डिंग्स में मतलब जब डैम्स बिल्ड करते हैं, तो जैसे नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स, फ्लोज जो हैं वो नेचुरली क्या बोलते हैं, फ्लो हो रहे हैं, है ना. देयर फ्लो, नेचुरल का फ्लो हो रहा है. देयर इज लाइक जोर से भी नहीं आ रहा, तो उन्होंने कैसे कंट्रोल करके किया है. तो यहाँ एक सेकंड पार्ट बोलते हैं, द इन्फ्लुएंस ऑन द काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्शन that takes place in the designed environment as reflected in the distance between the house in a colony, the location of rooms with a home, or in the arrangement of work desks, seats in an office for formal and informal gatherings. Of social interaction. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो मतलब social influence of the kind of social that takes in a design environment, कि कैसे social interaction होता है. जैसे यहाँ बोला है distance between in a colony, location of rooms, है ना. distance, I would say the key word here is distance. कि यहाँ जैसे distance between the colony, location of rooms or within a home, और in the arrangement of work desks, है ना. जैसे ऑफिस बनते हैं, वहाँ भी अलग अलग रूम्स होते हैं, अलग अलग वो बनाए जाते हैं. तो सोशल इंटरेक्शन, तो यहाँ डिस्टेंस कितना है. फर्स्ट इज क्रिएटिविटी, क्रिएटिव है. फिर सेंस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल ओवर द नेचुरल एनवायरनमेंट. फिर थर्ड है सोशल इंटरेक्शन या डिस्टेंस.
Different views of human environment relationship. A psychologist named Stokeholz in 1990 describes the three approaches that may be adopted to describe the human environment relationship. First is minimalist, second is instrumental, and third is spiritual. Minimalist बोलते हैं जो physical environment is a minimal or negligible influence on human behavior. The physical environment and human beings exist as parallel components. जो physical environment minimalist perspective से ही बोल रहे हैं ना कि नेग्लिजिबल मतलब इन्फ्लुएंस है ऑन ह्यूमन बिहेवियर हेल्थ एंड वेलबींग ज्यादा नेग्लिजिबल है जैसे इनका पैरेलल कंपोनेंट्स है फॉर इंस्ट्रूमेंटल क्या बोलता है फॉर यूज बाय ह्यूमन बींग्स फॉर द कंफर्ट कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हम इन्वायरमेंट अपने कंफर्ट के हिसाब से यूज करते हैं हाउ वी आर कंफर्टेबल हम वैसे एडजस्ट करते हैं इन्वायरमेंट को most of the human influences on the environment reflect the instrumental perspective कि हम you know मतलब हम जो human beings हैं it is हम अपने our comfort we use it for our comfort spiritual क्या है as something to be respected and valued rather than exploited. It implies that human beings recognize the interdependent relationship between themselves. That is, human beings will exist and will be happy only as long as the environment is kept healthy and natural. For example, the traditional Indian view about the environment supports a spiritual perspective. Can spiritually, this is customs of Bishnoi community of Rajasthan or the चिपको विंड हम spiritually कैसे देखते हैं जैसे यहाँ चिपको मूवमेंट की बात करें कि जो उत्तराखंड में हुआ था है ना तो स्पिरिचुअली देखें कैसे यू नो कि हम कितना वैल्यू कर रहे हैं स्पिरिचुअली बोल रहे हैं कि हम जो नेचर है वो हमारा घर है जो लोग मतलब वो उनका घर है ना उनकी वैल्यू करनी चाहिए तो जैसे यहाँ दो यहाँ तो एक तो कस्टम्स ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी और राजस्थान की और जो चिपकू मूवमेंट में जो हुआ था तो वैल्यू कर रहे थे ना ट्रीज जो काट रहे स्पिरिचुअली ने देखा कि वैल्यू कर रहे हैं राइट एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बीइंग गाइस तो हमने फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो हमने कर ली कंप्लीट अभी हम लोग थोड़ा बहुत समझानेंगे अबाउट द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की एनवायरमेंटल क्या इफेक्ट्स है ह्यूमन बिहेवियर में फर्स्ट इज एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन परसेप्शन इट इन्फ्लुएंस ऑन इमोशंस तो दो और ऑन ऑक्यूपेशन लाइफस्टाइल लिविंग एटीट्यूड्स तो ऑन परसेप्शन ये हाउ वी परसीव एज एन एनवायरनमेंट ये हमारा एनवायरनमेंट क्या है हमारा परसेप्शन क्या है ठीक है some aspects of the environment influence human perception for example a tribal society of Africa in circular huts that is in houses without angular walls they show less error in geometric illusion the Muller layer illusion for people from the cities who lives in the houses with angular walls कि क्या होता है जो ट्राइबल सोसाइटी अफ्रीका में उनके सर्कुलर हट्स है एंड उनके पास हाउसेज है विदाउट एंगुलर मतलब वॉल्स एकदम एंगल में नहीं मतलब दे शो लेस एरर एंड जियोमेट्रिकल इल्यूजन्स देन पीपल फ्रॉम द सिटी जैसे हमारा एंगुलर है ना कॉर्नर कॉर्नर में है उनका कॉर्नर कॉर्नर में नहीं है तो यहाँ ये वाला एग्जांपल दिया है ट्राइबल सोसाइटी वाला कि उनका एंगुलर वॉल्स नहीं है राइट और इमोशंस की बात करें the environment affects our emotional reactions as well. Watching a nature in any form, whether it is quietly flowing river, a smiling flower, or a tranquil mountain top, provides a kind of joy that cannot be matched by any other experience. Natural disasters such as floods, droughts, landslides on the earth or under the ocean can affect people's emotions such as an extent that they experience deep depression and sorrow, a sense of complete helplessness and lack of control over their life. Such an influence on human emotions is a traumatic experience that changes people's life forever and can last for a very long time after the actual event in the form of PTSD. अब इमोशंस की अगर बात करें इमोशंस में क्या बोल रहे हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स की बात करनी है ना अब जब नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जैसे
कुछ मतलब फ्लड्स हो गए, ड्राउट्स हो गए, अर्थक्वेक्स आ गए ना, कि हाँ, सब लोग मोस्टली जो वो एकदम सॉरो हो जाता है, डीप डिप्रेशन हो जाता है। व्हाई? क्योंकि if it is the loss of a loved one, how would they feel? Of course they would feel sad, very sad, because they've lost a loved one. या किसी को बहुत जोर से चोट लगा है, they would feel very very worried, है ना? तो इमोशंस की अगर बात करें तो इमोशंस में यही बोल रहे हैं ना कि हमारा जो इन्वायरमेंटल का जो अफेक्ट होता है, हाउ इट अफेक्ट्स। अगर बात कर लो कितने केदारनाथ में जो हुआ था, केदारनाथ में 2013 में जो फ्लड्स आए थे वहाँ, या मान लो 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था, so many people lost their lives, है ना, they lost their loved ones, how would they feel, है ना? तो environmental मतलब मैं एज एन एग्जांपल हूँ सेइंग, केदारनाथ में जो 2013 फ्लड्स आए थे, या 2020 में जो अभी मतलब लॉकडाउन हुआ था, है ना, मोस्टली पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, तो उनको कैसे लगता होगा, राइट? तो they would feel sad, they would feel sorrow, a sense of complete helplessness। वो मतलब उनके पास कोई होप ही नहीं रहेगा ना। they would feel very very sad, sorrow होगा, है ना, deep depression। सो दिस इज मतलब हाउ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन इमोशंस। अब मैं अगर ऑक्यूपेशन लिविंग स्टाइल्स की बात करूँ, तो नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन डिटरमाइंस वेदर पीपल लिविंग इन दैट रीजन रिलाई ऑन एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड गैदरिंग एंड इंडस्ट्रीज। तो और लिव मतलब ऑक्यूपेशन की बात करें तो नेचुरल इन्वायरमेंट जो है पर्टिकुलर रीजन में कैसे डिटरमाइन करते हैं वेदर पीपल लिविंग इन द रीजन दे रिलाई ऑन, कि हाउ दे डिटरमाइन, जहाँ वहाँ लोग रह रहे हैं, where people are living there, है ना, तो वो कहाँ वो तीन चीजों में रिलाई करेंगे, whether they're relying on agriculture, खाने के लिए we need to grow, है ना, as in the plains, hunting gathering as in the forest, mountain or desert areas, या industries that are not fertile enough for agriculture. In turn, the occupation determines the lifestyle and attitudes of the residents of a particular geographical region. For example, an agriculture society has to depend on collective efforts of members. Therefore, the members of an society develop an attitude of cooperativeness and consider group interests more important than the individual wishes. They're also closer to the nature, more dependent on natural events such as monsoon, and may face situations in which necessary natural resources such as water are in limited supply. Accordingly, the members of an agricultural society may become more fatalistic in their beliefs. On the other hand, highly industrialized societies feel less dependent on nature. Members of industrialized societies may value independent thinking, develop an attitude of competitiveness। कि एक में वो एग्रीकल्चर में बोलते हैं कि कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ मेंबर्स की कलेक्टिवली में ना दे शुड हैव दैट कोऑपरेटिवनेस, कि लोग कोऑपरेट करें, राइट? तो यही यहाँ बोल रहे हैं। Human influence on the environment. Human beings also exert their influence on natural environment for fulfilling their physical needs and other purposes। कि human beings जो हैं वो लोग भी अपना इन्फ्लुएंस नेचुरल एनवायरनमेंट में मतलब अपना इन्फ्लुएंस देते हैं। दे ऑल्सो एक्सर्ट द इन्फ्लुएंस नेचुरल एनवायरनमेंट में फॉर फुलफिलिंग द फिजिकल नीड्स एंड अदर पर्पसेस, कि फिजिकली जो उनको नीड्स चाहिए। ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द बिल्ट एनवायरनमेंट expresses human influence over the environment. For example, the human being started building something called houses by changing the natural environment in order to provide shelter for herself or himself। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स भी अपना इन्फ्लुएंस देते हैं टू फुलफिल द फिजिकल नीड्स एंड अदर पर्पसेस। जैसे यहाँ बोल रहे हैं कि जो बिल्ट इन्वायरमेंट है, में सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बोला रोड्स, डैम्स या बिल्डिंग्स हो गए। अब यहाँ एक और एग्जांपल दिया, जैसे ह्यूमन बींग्स ने बनाना शुरू किया हाउसेस बाय चेंजिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड शेल्टर फॉर हरसेल्फ और हिमसेल्फ। Some of these actions harm and damage the environment and ultimately harm themselves in numerous ways. For example, human beings use appliances such as refrigerators and air conditioners that degenerate chemical substances. Example, CFCs, chlorofluorocarbons that pollute the air and in the long run may be responsible for physical disease such as forms of cancer। अब यहाँ जैसे एग्जाम एक पॉइंट दिया हुआ है कि जैसे हम लोग ह्यूमन का जो इन्फ्लुएंस है एनवायरनमेंट, यहाँ बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स भी जो हैं हम लोग रेफ्रिजरेटर्स या एयर कंडीशनर्स एसीज यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसमें से दो चीजें निकलती है। सीएफसीज
या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं, जो पोल्यूट करते हैं एयर को, एंड मे बी देयर इज इन द लॉन्ग रन दे मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल डिजीजेस सच एज फॉर्म्स ऑफ कैंसर। यहाँ कैंसर भी हो सकता है। अब सेकेंड पॉइंट जो है स्मोकिंग, विच इज नोन टू पोल्यूट द एयर। हम कुछ लोग स्मोक भी करते हैं जो हम पोल्यूट कर देते हैं एयर को। द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक और मेटल आर्टिकल्स हैज डिजास्टर्स पोल्यूटिंग इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। तो प्लास्टिक को बर्न करते हैं, मेटल को बर्न करते हैं, दे हैव द डिजास्टर्स पोल्यूटिंग इफेक्ट्स। कटिंग डाउन डिफॉरेस्टेशन होता है ना, या we also discuss the carbon cycle, the water cycle. This may eventually affect the pattern of rainfall. जैसे हम पेड़ काटते हैं, वाटर साइकिल में हम डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक नो ये अफेक्ट करता है द पैटर्न ऑफ रेनफॉल इन अ रीजन एंड इंक्रीज सॉइल इरोजन एंड desertification. फिफ्थ ये बोलता है इंडस्ट्रीज दैट डिस्चार्ज effluents the and pump and is untreated sewage into rivers seem to be unconcerned about the dangerous physical and psychological consequences about this kind of uh, पोल्यूशन। कि इंडस्ट्रीज में जो अनट्रीटेड सीवेज है, उसमें क्या होगा, वो डेंजरस इफेक्ट्स फ्लो मतलब साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स विच आर टू बी केप्ट इन माइंड। अब अगर मान करें ह्यूमन बींग्स हैव बॉट अबाउट दीज इफेक्ट्स इन ऑर्डर टू एग्जिबिट द कंट्रोल एंड पावर ओवर द नेचुरल एनवायरनमेंट, इट इज समवट paradoxical that human beings are using technology to change the natural environment in order to improve the quality of their life, but in reality they may actually worsen the quality of life. Noise pollution, crowding, and natural disasters are some examples of environmental stressors, which are stimuli or conditions in the environment that create a stress for human beings. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि you know this is what जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो ये इन्फ्लुएंस मतलब हम जो ये अफेक्ट कर रहे हैं, वी आर वर्सनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, की जो क्वालिटी है लाइफ की, वी वर्सनिंग दैट। एंड यहाँ एक एग्जांपल दे, नॉइस पोल्यूशन, जो क्राउडिंग, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स। की इन्वायरमेंटल में जो स्ट्रेसर्स है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आ सकता है आपके क्वेश्चन में, विच आर स्टिमुलाई और कंडीशंस इन द क्रिएट स्ट्रेस, जो हमें हम क्रिएट करते हैं स्ट्रेस एनवायरनमेंट में। हमें इतना इरिटेटिंग लगता है ना, इरिटेबल लगता है, कोई नॉइज ऐसे डाल रहा है, क्राउड हो रहा है या नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, तो हम ये स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है ह्यूमन बींग्स पे। अब नॉइज की बात करते हैं। नॉइज, any sound that is annoying or irritating and felt to be unpleasant is said to be noise. तो गाइस आपको और अगर वीडियोस में मतलब चाहिए, या मैं लाइव जो है, सो आपको अगर और सब्सक्राइब बोल रहा हूँ, आपको अगर और वीडियोस चाहिए ऐसे कि ऐसे ना, जो मैं कर मतलब बना रहा हूँ एजुकेशन वीडियोस, है ना, आपको मतलब कोई भी चैप्टर का चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं आपको कौन सा चैप्टर का चाहिए, फॉर CUET, फॉर CBSE बोर्ड्स, राइट। तो आप मुझे लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, एंड आई श्योरली मेक द वीडियो फॉर यू गाइज, और मैं लाइव में आपको पढ़ा सकता हूँ, लाइव में भी आके। So any sound. So let's start. Let's come back to the lecture. So any sound that is annoying or irritating, felt to be unpleasant, is said to be noise. अब जैसे मैंने यहाँ पिछली साइड में आपको दिखाया कि नॉइज पोल्यूशन जो है ना, या क्राउडिंग, तो हमें अगर इतना जोर जोर से कोई हॉर्न हॉन्क 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 बजा रहा है, कोई बजा ही जा रहा है, so how would we would feel very very irritating ना, it would be feel we will be easily get irritated. Why? क्योंकि कोई हॉर्न 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 कर रहा है और इतना कान में लग रहा है, it is not it is very irritating, it's very 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 irritating. तो हम स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, है ना, creating a stress. तो यहाँ definition लिखा है, any sound that is annoying or irritating and felt to be unpleasant, मतलब जो unpleasant है, which is very irritating, है ना, हम क्या कर रहे हैं, we're creating stress. Noise, especially for long periods of time, is uncomfortable and puts people in unpleasant mood.
तो नॉइज़ क्या है? जो लॉन्ग पीरियड में रहता है एंड इज़ अनकंफर्टेबल एंड पुट्स पीपल इन एन अनप्लेजेंट मूड। तो नॉइज़ बहुत समय के बाद अनकंफर्टेबल फ़ील करा देता है एंड हमें हमारा मूड भी बहुत इरिटेटिंग सा गुस्से वाला हो जाता है। बिकॉज़ इट इज़ वेरी जो अनप्लेजेंट साउंड है हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा ना। एक्सपोज़र टू नॉइज़ फॉर लॉन्ग मे लीड टू हियरिंग लॉस, कि जब बहुत देर से नॉइज़ हमें सेम अनप्लेजेंट नॉइज़ बज रहा है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट मे लीड टू hearing loss. Noise has negative effects on mental activity because it reduces concentration. तो नॉइज़ की भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स है ऑन मेंटल एक्टिविटी। उससे क्या होता है? वी लूज आवर कॉन्सेंट्रेशन और वी रिड्यूस आवर कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूसेस। सो इंटेंसिटी, there are three characteristics have been found to determine its effect on task performance. First is intensity, सेकंड इज प्रिडिक्टेबिलिटी, थर्ड इज कंट्रोलेबिलिटी। तो तीन चीजें हैं, इंटेंसिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी। तो गाइज अब नेक्स्ट क्लासेस में हम इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पढ़ेंगे एंड हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही करते हैं। सो आई होप यू गाइज लाइक्ड माय लेक्चर एंड आपके पास ऐसा कंटेंट बहुत आएगा। सो आई विल सी यू सून।